दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है, इसके रहस्य भी उससे कहीं ज्यादा विशाल है। उदाहरण के तौर पर हमारी पृथ्वी हमारे लिए कितनी विशाल है, लेकिन हमारे सौरमंडल के परिप्रेक्ष्य में इसका कोई वजूद ही नहीं है। और यदि हम गैलेक्सी के परिवेश में जाएं, तो हमारे सौरमंडल का कोई वजूद नहीं है। जहां सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट का समय लगता है, वहीं हमारी गैलेक्सी को पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल का समय लग जाता है। और हमारी गैलेक्सी से बड़ी गैलेक्सियां भी इस ब्रह्मांड में बहुत सारी हैं। लेकिन आज हम आपको जो कुछ बताने वाले हैं वो ब्रह्मांड में ऐसा है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। आज हम आपको जिस चीज के बारे में बताने वाले हैं वो इतनी विशाल है कि उसके सामने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा भी छोटी लग सकती है। ये यूं कहें कि वो उसमें समा सकती है। तो आखिर क्या है वो चीज जिसके पीछे वैज्ञानिक काफी समय से लगे हैं, और ये चीज हमारी गैलेक्सी से भी इतनी विशाल कैसी है? जरा कल्पना कीजिए, ऐसे तारों का पुल जो मिल्की वे से सीधा एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जितना विशाल है, और इसकी जब हम यात्रा करें तो हमें वहां अरबों तारे सीधा रोड बनाते हुए नजर आए, यानी कि तारे एक पैरेलल लाइन में नजर आते हैं। अगर आपको लग रहा है हम कुछ ज्यादा ही कल्पना कर रहे हैं, तो स्पेस साइंस में जो चीज खोजी गई है वो इतनी विशाल है कि उनके सामने मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी छोटी लग सकती है। यानी कि आपकी कल्पना भी वहां पर छोटी रह सकती है। वो चीज इतनी विशाल है कि उतनी विशाल चीज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं क्या सच में तारों का ऐसा कोई पुल हो सकता है। चलिए जानते हैं, साथ में हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं तारों की इस यात्रा पर, जहां हम उस तारों की तरफ जाने वाले हैं जो वॉयेजर 1 से भी 135 गुना तेजी से गैलेक्सी को छोड़कर भाग रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में एक एवरेज साइज की गैलेक्सी है, यानी कि ये न तो बहुत ज्यादा बड़ी है और न ही बहुत ज्यादा छोटी। ये करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष जितनी लंबी है और 1600 प्रकाश ईयर जितनी चौड़ी है, जो कि लगभग 200 अरब तारों का घर है। यहाँ इतने तारे हैं जिनकी गिनती अगर करने बैठा जाए तो हमें शायद 6500 साल का समय लग जाएगा। हमारी मिल्की वे की पड़ोसी है एंड्रोमेडा, जो कि इससे भी बड़ी है। करीब 1000 अरब तारों को अपने अंदर समाये बैठी आकाशगंगा बहुत ज्यादा विशाल है। और ये दोनों गैलेक्सी ऐसी ही 52 और गैलेक्सीज के बीच में आती हैं, जिसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं। अब यही लोकल ग्रुप दूसरे विशाल ग्रुप के साथ मिलकर और बड़ा ग्रुप बनाता है, जिसे हम एक क्लस्टर कहते हैं। और इन्हीं क्लस्टर के साथ मिलकर एक विशाल सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है। हमारा लोकल ग्रुप विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और हम न तो इस सुपर क्लस्टर को सही से कभी देख सकते हैं और न ही इसकी स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि हम इसके बीच में हैं। इसलिए यह हमें उस तरह से दिखाई नहीं देता जिस तरह से हम इसे बाहर से देख सकते हैं। लेकिन इसके बाहर जाना हमारे जीवन काल में संभव नहीं है। इसके विशाल आकार की वजह से हम इसे सही से नहीं देख पाते। वैज्ञानिक इस तरह से एक सुपर क्लस्टर को स्टडी करने के लिए करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर किसी खास क्लस्टर पर फोकस करते हैं, और फिर उसकी स्टडी करके हमारे लोकल ग्रुप और विर्गो सुपर क्लस्टर के बारे में सिर्फ अनुमान लगा पाते हैं। इसी तरह एक क्लस्टर हमारी गैलेक्सी से 32 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिसे एस्ट्रोनॉमी साइंस में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। द कोमा क्लस्टर सबसे ज्यादा रिसर्च किए जाने वाला क्लस्टर है, जिसके अंदर करीब 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं। अंदाजा लगाइए ये क्लस्टर कितना विशाल होगा। यहाँ मौजूद 20 सबसे ब्राइट गैलेक्सीज को आप अपने टेलीस्कोप से देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले अपने टेलीस्कोप में इसी गैलेक्सी को देखकर डार्क मैटर को डिटेक्ट किया था। यहाँ पर मौजूद गैलेक्सी एक दूसरे से बहुत तेजी से दूर जा रही हैं। वैज्ञानिकों को लगा ये क्लस्टर अब बिखर सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर मैथमेटिक्स और ग्रेविटी को मापकर यह पाया कि इस गैलेक्सी में कोई अज्ञात चीज है, जिसका मास इतना ज्यादा है जो लगातार एक्सपेंड होती गैलेक्सी को बांधे रख रहा है। इस चीज को वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर नाम दिया। आधुनिक अध्ययन की माने तो कोमा क्लस्टर का 90% मास आज भी डार्क मैटर के कारण है। इसी तरह हमारी गैलेक्सी में भी 85% मास डार्क मैटर का है। यही डार्क मैटर हमारी गैलेक्सी को स्पाइरल शेप देता है और इसे ग्रेविटेशनल बाउंड रखता है, यानी एक दूसरे से बांधे रखता है। फिलहाल डार्क मैटर से थोड़ा आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिकों ने इस क्लस्टर में एक ऐसी चीज देखी जिसे आज से पहले नासा और इसरो के किसी भी स्पेस एजेंसी ने नहीं देखा था। ये चीज आकार में मिल्की वे गैलेक्सी से भी 10 से 15 गुना ज्यादा विशाल है, लेकिन इसे पहली बार डिटेक्ट किया गया है। तो आखिर ये चीज है क्या? क्या कोमा क्लस्टर में इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया है? आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। 30 नवंबर 2023 वैज्ञानिकों ने पहली बार एक रिसर्च पब्लिश की, जिसमें
पूरी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई। ये पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने किसी गैलेक्सी क्लस्टर में तारों की एक ऐसी लाइन देखी जो आकार में हमारी आकाशगंगा से 10 से 15 गुना बड़ी थी। ये तारों की एक विशाल नदी की तरह दिखाई दे रही थी। करीब 17 लाख प्रकाश वर्ष में फैला तारों का एक झुंड आज तक किसी को दिखाई नहीं दिया था। ये इस तरह से छुपा था कि इसे किसी खास टेलीस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता था। ये दिखने में काफी धुंधली दिखाई देती है। इसे देखकर लगता है मानो जैसे एक विशाल नदी की लहर हो। वैज्ञानिकों ने इसका नाम जायंट कोमा स्ट्रीम रखा है। ये अब तक की खोजी गई सबसे विशाल तारों की स्ट्रीम है। ये कैसे बनती है और क्यों इसे गैलेक्सी और अन्य विशाल क्लस्टर में देखा जाता है? आखिर ये बाकी गैलेक्सीज की तरह राउंड या स्फेरिकल क्यों नहीं है? इसे लेकर आज भी रहस्य कायम है। वैज्ञानिकों ने इस स्ट्रीम को बेहद खास टेलीस्कोप के जरिए देखा। ये खास टेलीस्कोप गैलेक्टिक के हैलो को पढ़ने के लिए बनाए गए हैं। गैलेक्टिक हैलो को हम पृथ्वी पर लगे विशाल टेलीस्कोप के जरिए स्टडी करते हैं। इसे गैलेक्टिक हैलो के साथ ही 123 गैलेक्सीज के डेटा को वैज्ञानिक एक सर्वे के जरिए लगातार कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं। इस सर्वे को हैरान या फिर हैलोज एंड एनवायरमेंट्स ऑफ नियर वाई गैलेक्सीज सर्वे का नाम दिया गया है। इसी सर्वे को आगे बढ़ाने के लिए जब वैज्ञानिक कोमा क्लस्टर में गैलेक्सी से दूर पुराने स्टार क्लस्टर यानी ग्लोबुलर क्लस्टर को पढ़ रहे थे, तभी उन्हें यह विचित्र स्ट्रीम दिखाई दी है। ये स्ट्रीम तभी बनती है जब आसपास की आकाश गंगाओं में मौजूद पुराने तारे अपनी गैलेक्सी से बाहर हो जाते हैं। मिल्की वे में ये नेबुला की वजह से होता है। तो गैलेक्सी क्लस्टर में आसपास की गैलेक्सीज की ग्रेविटी के कारण कई तारे इस तरह से बाहर आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं कि हमें इस तरह की स्ट्रीम दिखाई देती है। फिलहाल जिस स्ट्रीम को हमने कोमा क्लस्टर में खोजा है वो एक विशाल है। अगर हम इन तारों को मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच में रख दें तो इतनी बड़ी होगी कि मानो ऐसा लगेगा कि इन गैलेक्सीज के बीच तारों का एक विशाल पुल बना दिया गया है। द जायंट कोमा स्ट्रीम को देखकर वैज्ञानिक अब डार्क मैटर को देखने के और करीब आ गए हैं। इस स्ट्रक्चर के विशाल आकार को देखकर लगता है कि इसके पीछे डार्क मैटर का हाथ है। गैलेक्सी में दिखाई दे रहे तारों और नेबुलाज में इतना मास नहीं है कि वो ऐसे विशाल स्ट्रक्चर को बना सके। डार्क मैटर के कारण ही ग्रेविटी इस तरह से ट्विस्ट हुई है कि तारों की इस तरह की स्ट्रीम बन पाई है। अगर वैज्ञानिक इस तरह के विशाल स्ट्रक्चर खोज लेते हैं तो फिर वो कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इनके बनने की प्रक्रियाओं को और आसानी से समझ पाएंगे और इस रहस्य का शायद खुलासा भी कर पाएं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में इस तरह के कई तारों की स्ट्रीम है। इनके विशाल गैलेक्टिक हैलो में हमें ये दिखाई भी देते हैं। द जायंट कोमा स्ट्रीम के सामने बहुत ही ज्यादा छोटी है। तारों की स्ट्रीम को समझना है तो अपने रात में आकाश में सप्तऋषि का तारामंडल देखा होगा। मान के चलिए वो इसी तरह की स्ट्रीम में बंधे हुए हैं। वैज्ञानिक जायंट कोमा स्ट्रीम के इसी विशाल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे कि आखिरकार तारों की स्ट्रीम किसी गैलेक्सी से 10 से 15 गुना विशाल कैसे हो सकती है। ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें इस शेप में और इस तरह से बांधे रखती है। जहां ब्रह्मांड में अधिकतर चीजें हमें एक दूसरे का चक्कर लगाती हुई नजर आती हैं, आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हालांकि इस स्पेस में बाकी मौजूद स्ट्रक्चर जैसे कि स्टार और ब्लैक होल्स की तुलना में जायंट स्ट्रीम बहुत कम टिकती है। गैलेक्सी मूवमेंट और लगातार फैलते यूनिवर्स के कारण इनकी शेप बहुत जल्दी बिगड़ती है। इसलिए इन्हें स्टडी करने के लिए हमें जल्द ही कुछ शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद चाहिए होगी, तभी हम इन्हें समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम इन्हें समझ गए तो हम गैलेक्सी में मौजूद 85% मैटर यानी डार्क मैटर को भी समझ पाएंगे। ग्रेविटी के कारण बनी तारों की स्ट्रीम अपने आप में विचित्र हो, पर इससे भी विचित्र चीज इस ब्रह्मांड में होती ही रहती है। कभी कभी कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें उनकी होस्ट गैलेक्सी पसंद नहीं करती और उन्हें गैलेक्सी के बाहर धकेल देती है। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है इसलिए इन्हें रनवे स्टार भी कहा जाता है। हालांकि टेक्निकली टे हाइपर वेलोसिटी स्टार्स की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी चीज को अगर अपने ग्रह, चंद्रमा, तारे या फिर गैलेक्सी की ग्रेविटी से बाहर जाना है तो उसे खास वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। उस गति से उसको सफर करना पड़ता है, तभी वह इनके ऑर्बिट से निकल सकता है। जिस तरह से पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी किसी रॉकेट के लिए निर्धारित होती है, वैसे किसी तारे को एक ऐसी वेलोसिटी की जरूरत होती है जिससे वह गैलेक्सी से बाहर निकल सके। इस खास वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। अगर आपको पृथ्वी से सीधा स्पेस में जाना तो आपको कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड चाहिए, तभी आप इससे भाग सकते हो। अन्यथा आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस पृथ्वी पर आकर गिर जाओगे। इसी तरह अगर आपको मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाना है तो आपको 594 किलोमीटर पर सेकंड या कहें तो 3,38,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चाहिए, तभी आप मिल्की वे और उसके विशाल हैलो से निकल जाएंगे।
तो जो भी तारा इस गति से तेज गैलेक्सी में होता है वह एक न एक दिन इस ग्रेविटी के प्रभाव से बाहर निकल ही जाता है। इस तरह के तारे जिनकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है उन्हें वैज्ञानिक हाइपर वेलोसिटी स्टार कहते हैं। इस तरह एक तारा मिल्की वे गैलेक्सी में वैज्ञानिकों को मिला है जिसकी स्पीड की तुलना कोई सुपरस्टार नहीं कर सकता। ये ब्रह्मांड का सबसे फास्ट मूविंग स्टार है। J0927 नाम का स्टार हमारी गैलेक्सी को लगभग 2286 किलोमीटर प्रति सेकंड और घंटे के हिसाब से देखें तो 82,27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से छोड़ रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा कि यह हर घंटे पृथ्वी से चंद्रमा तक की 25 गुनी दूरी तय कर लेता है। जिस चंद्रमा पर पहुंचने में हमें कई दिनों का समय लगता है उतनी दूरी है सिर्फ 1 घंटे में तय कर लेता है। इस तरह के कई हाइपर वेलोसिटी स्टार हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं जो लगातार गैलेक्सी को छोड़ रहे हैं। इनके नजदीक जब विशालकाय सुपरनोवा धमाका होता है तो उसका फोर्स या फिर ब्लैक होल की शक्तिशाली ग्रेविटी से प्रभावित होकर इनकी स्पीड बढ़ जाती है और फिर गैलेक्सी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन गैलेक्सी से बाहर आने के बाद भी ये किसी खास क्लस्टर का हिस्सा ही रहते हैं और जब तक ये खत्म नहीं हो जाते तब तक ये उसी क्लस्टर में मौजूद रहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं द जायंट कोमा क्लस्टर में इस तरह के हाइपर वेलोसिटी स्टार भी हो सकते हैं जिसके कारण हम इसके स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं। खैर ये हाइपर वेलोसिटी स्टार क्या होते हैं और ये क्यों भटकते हुए तारों की गैलेक्सी से बाहर चले जाते हैं? अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट में जवाब लिखें ताकि हम अगले वीडियो में इसकी जानकारी दे पाएं। फिलहाल हमारे लिए सबसे बड़ी पहेली की जायंट कोमा स्ट्रीम और इसका विशाल आकार, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। अगर इसे कुछ हद तक भी सुलझा पाए तो हम बहुत कुछ ब्रह्मांड के बारे में जान पाएंगे और हम अपनी समझ से आगे की चीजों को समझ पा रहे होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।